नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कंडक्टिंग रोड। इस बार हमको क्या करना है, कंडक्टिंग रोड लेनी है, एक कंडक्टिंग रोड है अपने पास और उसको मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से घुमाना है, रोटेट करना है। तो रोटेटिंग रोड भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रही होगी तो उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। जैसे यहाँ पे ये कंडक्टिंग रोड है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल। जैसे मान लो इस रोड को आप इस तरीके से घुमा रहे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट किया जा रहा है। एल लेंथ की रोड है, ये वाला जो सिरा है रोड का उसको हमने हिंज किया हुआ है, हिंज मतलब फिक्स किया हुआ है, और दूसरे वाला जो सिरा है ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ओ, ये वाला मान लेते हैं पी। तो पी पॉइंट इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, ओ पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, बस रोड क्योंकि ऐसे घूम रही है ना, तो जो पी पॉइंट है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो इस तरीके से ये रोटेट हो रही है, समझ में आया। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आप इनवर्ड भी एज्यूम कर सकते हो, आउटवर्ड भी एज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम किससे बताएंगे, डॉट के सिंबल से बताएंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, और क्योंकि जो रोड है वो इस प्लेन के अंदर मूव कर रही है, बोर्ड वाले प्लेन में मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो रोड है उसके अंदर ईएमएफ यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, जब रोड यहाँ से आगे मूव करेगी तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड कवर करेगी एक तरह से, या कुछ एरिया कवर करेगी। जैसे मान लो कि रोड पहले यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे पहुंच गई, इस पोजीशन पे पहुंच गई, और इसने कोई एंगल बनाया है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से थीटा। तो ये थीटा एंगल से जब घूमी तो इसने जो एरिया कवर किया है ये वाला, ये जो इसने एक एरिया कवर किया होगा इतना इतना, ये ट्राइंगल जैसा सा आपको दिख रहा है, तो ये एरिया कितना होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इससे फिर ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस एरिया से पास होगा वो कितना होगा। मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, तो जब रोड इस तरीके से थीटा एंगल से घूमेगी तो इसने कितना एरिया कवर किया है। तो एक चीज सोच के बताओ कि अगर ये पूरा एक चक्कर घूम जाती तो ये कितना एरिया कवर करती, सर्कल का जो एरिया होता है उतना एरिया कवर कर लेती, कितना, पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर ये 2 पाई एंगल से रोटेट हो रही है तो उस कंडीशन में जो एरिया कवर होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लेना है, एल, तो पाई एल स्क्वायर एरिया कवर होता। अगर ये 1 रेडियन एंगल से घूमती तो फिर एरिया कितना कवर होता, तो पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देंगे, यानी एल स्क्वायर बाई 2, इतना एरिया कवर होता। रोड अगर पूरा एक चक्कर घूम जाएगी तो एरिया कवर होगा पाई एल स्क्वायर। 1 रेडियन एंगल से अगर ये रोटेट होगी तो कितना एरिया कवर होगा, पाई एल स्क्वायर, यानी टोटल एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एंगल। अगर 2 पाई एंगल पे पाई एल स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है तो 1 रेडियन एंगल पे एरिया कवर होगा पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई। ये पाई कैंसिल करोगे तो एल स्क्वायर बाई 2, ये वो एरिया आ गया जो 1 रेडियन एंगल से रोड के घूमने से कवर होगा। तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर ये थीटा एंगल से घूमेगी तो ये कितना एरिया कवर करेगी, वो एरिया होगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इतने इतने एरिया से पास होगा वो कितना होगा, तो ये एरिया तो है मान लो ए जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी, तो जो फ्लक्स इससे पास होगा इतने इतने एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, बोलो, बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये वाला जो एरिया होगा इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है, और यहाँ पे इस वाले एरिया की डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आ जाएगा बी, ए की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, एरिया कितना आया था अपना, एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, कोस 0 1 हो गया। तो ये वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इतने एरिया से पास हो रहा होगा। अब जैसे जैसे रोड आगे बढ़ेगी ये जो एरिया कवर हो रहा है ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, थीटा बढ़ने के साथ साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है।
समझ रहे हो बात? तो जैसे जैसे ये रोड आगे बढ़ेगी थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे इस रोड के अंदर एक ईएमएफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैलकुलेट करने का तरीका है E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताने के लिए होता है। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो माइनस का सिंबल आप हटा सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो तब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू पुट कर दो। फाई की वैल्यू क्या है, बी एल स्क्वायर थीटा बाई टू। जो जो चीजें कांस्टेंट आपको दिखाई दे रही है उनको अलग कर लो। जैसे बी यहाँ पे कांस्टेंट है, अलग कर दिया इसको डिफरेंशिएशन से। यहाँ पे एल मतलब लेंथ ऑफ द रोड, ये भी कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी हो रही है, ये भी कांस्टेंट अलग कर लिया। टू भी कांस्टेंट है, अलग कर दिया। बचा क्या, थीटा। थीटा चेंज हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे रोड आगे बढ़ रही है जो एंगल कवर हो रहा है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, ये डी थीटा बाई डी टी बन गया। और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, याद करो। ये क्या है एक्चुअल में, बताओ ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी। ये एंगल कवर करने की रेट है, और एंगल कवर करने की जो रेट होती है या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर घूम रही है तो ओमेगा की डेफिनेशन यही होती है कि पर सेकेंड जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करने की रेट क्या होगी। तो डी थीटा बाई डी टी को ही हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, बी एल स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। तो ये है अपना फाइनल आंसर। मतलब जब कोई भी एल लेंथ की रोड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी, ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हमने कांस्टेंट मान रखा है अभी तो। लेकिन अगर ये वेरी करेगी तो यहाँ पे ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ भी ज़्यादा या कम होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोड घूम रही है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। ओमेगा अगर कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी अगर कम होगी, धीरे घूमेगी अगर रोड, तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी कोई रोड रोटेट होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी तो उस कंडीशन में रोड के दोनों सिरों के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। एक चीज और याद रखो यहाँ पे कि जब ये रोड रोटेट होगी तो इसका कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन सा सिरा लो पोटेंशियल पे होगा, ये कैसे पता करोगे? तो इसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप यूज कर सकते हो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, थंब को कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखें, तो मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी, है ना। तो यहाँ पे जो रोड है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे घूम रही है नहीं, ऐसे घूम रही है, तो इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो आपको फर्स्ट फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि आउटवर्ड रखना है, और थंब को किधर रखना है, थंब को रखना है ऊपर की तरफ। तो मिडिल फिंगर इधर जा रही है, मतलब ओ से पी की तरफ आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा इस रोड के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से पी की तरफ होगी। अगर ये रोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती तो उस कंडीशन में हम, क्योंकि नीचे की तरफ घूमती, नीचे की तरफ मोशन होता तो हाथ को ऐसे घुमा लेते, तो इंड्यूस करंट होता है पी से ओ की तरफ। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब जब ये रोड इस तरीके से रोटेट होगी तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है। तो अब ये सोच के बताओ कि इस रोड का कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे समझा जाएगा और कौन सा सिरा लो पोटेंशियल पे समझा जाएगा। कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा सिरा लो पोटेंशियल पे है रोड का। तो क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रोटेटिंग रोड होती है या जो रोड होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसको हम एक बैटरी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं या सेल के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो जैसे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, उसी तरीके से रोड के जिस सिरे से करंट बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा उसी को क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। कौन से सिरे से करंट बाहर निकलेगा, पी से या ओ से? पी से। तो पी को क्या मानना है, पॉजिटिव, ओ को क्या मानना है, नेगेटिव। और अगर ये रोड क्लॉकवाइज घूमती तो फिर करंट इधर होता, उस कंडीशन में इधर से करंट बाहर निकलता तो ये प्लस मानते, फिर ये माइनस माना जाता।
है ना। प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। तो ये सिरा अभी इस कंडीशन में, अभी इस सिचुएशन में ये नेगेटिव है, मतलब लो पोटेंशियल पे है। ये सिरा क्या है, प्लस यानी पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल पे है। ये इसका मीनिंग है। फॉर्मूला समझ में आया क्या? कोई भी कंडक्टिंग रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होगी तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलें आगे। अब देखो, अब इसके हम दो स्पेशल केस स्टडी करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के। जैसे इसमें तो क्या है कि एक रोड को रोटेट किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और स्पेशल केस क्या है, इसमें हम एक साइकिल वाला टायर है जैसे, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, और एक केस में हम एक डिस्क होगी मेटल की, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और हमको ये पता करना है कि सेंटर, ये जो सेंटर है और जो सरकमफेरेंस है, उनके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो रोटेटिंग रोड होती है उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अगर किसी भी कंडक्टिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ द रोड। अगर इस साइकिल वाले टायर की बात की जाए तो इसमें देखो, ये जो जितनी भी ताड़ियां लगी हुई हैं, जितने भी स्पॉक्स इसके अंदर लगे हुए हैं, सपोज करो इनकी लेंथ है L। हर एक जो ताड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, L के बराबर है। और मान लो आप इस टायर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, जैसे रोड को घुमा रहे थे वैसे इस पूरे टायर को घुमा रहे हो ऐसे। तो इसमें जितनी भी ताड़ियां लगी हुई हैं जिनकी लंबाई L के बराबर है ना, लेंथ L के बराबर है, ये हर एक जो रोड इसके अंदर लगी हुई है या हर एक जो ताड़ी इसके अंदर लगी हुई है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी। टायर अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है तो इसके अंदर हर एक जो रोड लगी हुई है या हर एक ये जो ताड़ी है ना, ये भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी। कैसे? क्योंकि जब ये टायर एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो इसकी हर एक ताड़ी जहां से स्टार्ट होगी वहीं पे घूम के वापस आ जाएगी, मतलब वो भी एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी इस टायर की है उतनी ही इन ताड़ियों की है, इन स्पॉक्स की है, या फिर ये जो रोड्स लगी हुई हैं इनकी है। तो यहाँ पे हर एक रोड के अंदर जैसे ये टायर घूमेगा, क्योंकि हर एक रोड एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही होगी। मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो जैसे ये टायर घुमाया जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करते हुए ये जितनी भी ताड़ियाँ हैं ये घूम रही होंगी इस तरीके से टायर के साथ में। समझ में आया क्या? तो हर एक ताड़ी के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना? E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, क्योंकि हर एक ताड़ी की लंबाई यानी L सेम है, लेंथ सेम है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम है, हर एक जो इसमें रोड लगी हुई है हर एक ताड़ी लगी हुई है, और B यहाँ पे यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, इसलिए B भी यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इस टायर को घुमाया जा रहा है तो हर एक ताड़ी के अंदर या हर एक रोड के अंदर इक्वल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कितना? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और हमको पता है कि जैसे ये टायर घूमेगा जितनी भी रोड्स हैं वो भी साथ साथ घूम रही है, और हर एक रोड के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो हर एक रोड या हर एक ताड़ी इसके अंदर एक सेल की तरह बिहेव करेगी। इसका एक सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, इसका एक सिरा लो पोटेंशियल पे होगा। हर एक जो ताड़ी है ना उसके साथ ऐसा होगा। ठीक है, प्लस माइनस किधर होगा इजीली बता सकते हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो फर्स्ट फिंगर को राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर को आउटवर्ड करो। ये टायर ऊपर की तरफ घूम रहा है ऐसे, तो हर एक ताड़ी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी। अगर इसको हम रेफरेंस मान के चेक करें तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो थंब को ऊपर की तरफ कर लो तो मिडिल फिंगर इधर आ रही है, यानी सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो ये वाला सिरा क्या होगा, प्लस होगा, ये वाला सिरा क्या होगा यहाँ पे, माइनस होगा। ये सिरा लो पोटेंशियल पे होगा और ये सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा। और इसी तरीके से हर ताड़ी के अंदर होगा जब वो घूम रहा होगा टायर। ठीक है, अब एक चीज सोच के बताओ कि ये जितनी भी ताड़ियां लगी हुई हैं, जितनी भी रोड्स इसके अंदर लगी हुई हैं टायर के अंदर, ये सीरीज में लगी है या पैरेलल में लगी है? ये जितनी भी ताड़ियां हैं इनका एक सिरा देखो सेंटर पे जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा रिम से जुड़ा हुआ है और रिम आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हर एक ये दो ताड़ियां देखो, इसका इन दोनों का एक सिरा यहाँ पे दूसरा सिरा रिम पे है ना। इसको देख लो, इसको देख लो। तो ये एक्चुअल में सारी की सारी ताड़ियां आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आप सेल्स को
पैरेलल में कनेक्ट करते हो, अगर बराबर ईएमएफ के, इक्वल ईएमएफ के एन सेल्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा। चाहे आप 10 सेल को पैरेलल में लगा दो, एक सेल का ईएमएफ अगर ई है तो 10 सेल का भी कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई के बराबर ही होगा। सीरीज में तो ईएमएफ ऐड होता है सेल्स का, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा अगर सारे के सारे सेल आइडेंटिकल हैं। तो हमने क्या देखा कि जितने भी सेल पैरेलल में लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है, एक सेल के ईएमएफ के बराबर आ रहा है। चाहे आप 10 सेल लगा दो, चाहे 50 सेल लगा दो, चाहे 100 सेल लगा दो, कितने भी लगा दो, ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितनी भी ताड़ियाँ हैं ये सब एक सेल की तरह ही बिहेव कर रही है यहाँ पे घूमते टाइम पे, क्योंकि जैसे टायर घूमेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा हर एक ताड़ी के अंदर, हर एक रोड के अंदर। तो हर एक रोड क्या कर रही है, एक सेल की तरह बिहेव कर रही है। और सारे के सारे सेल कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कितने भी सेल कनेक्टेड हो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है, एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। मतलब ये जितनी भी ताड़ियाँ लगी हैं इन सब का मिला के टोटल, यानी जितने भी एक तरह से सेल कंसिडर किए जाएंगे उन सब का मिला के जो टोटल ईएमएफ बनेगा वो एक रोड के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी के बराबर होगा। ये वाली जो रोड है सपोज करो ये ई ईएमएफ इंड्यूस कर रही है, ये भी ई, ये भी ई, ये भी ई, जितनी भी रोड से सब ई ईएमएफ इंड्यूस कर रही है घूमते टाइम पे। और क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, ई के बराबर ही आएगा। मतलब आंसर क्या होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यही आंसर होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ रोड्स जो इसमें लगी हुई हैं, जितनी ताड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, क्या ये कोई मैटर करेगी क्या यहाँ पे कि 10 ताड़ियाँ लगा रखी हैं या 50 लगा रखी हैं या 100 लगा रखी है, कितनी भी लगा रखी हो, क्या फर्क पड़ेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ तो सेंटर और रिम के बीच में बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 ही मिलेगा क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बात समझ में आई क्या। तो एक तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोलेगा कि एक टायर है और उसकी रेडियस इतनी है, रेडियस मतलब एल की वैल्यू गिवन होगी और वो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बताओ उसके सेंटर और रिम के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और अगर ये बोले कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोड्स को या जो ताड़ियाँ लगी हुई हैं इनको हमने हाफ कर दिया पहले से या डबल कर दिया, ज़्यादा ताड़ियाँ इसमें लगा दी, ज़्यादा रोड्स इसमें लगा दी, या पहले जितनी थी उससे कम कर दिया, तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ स्पोक्स यानी कि जो ताड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं, जो रोड्स इसमें लगी हुई हैं उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ये चीज़ क्लियर है एकदम। अब एक चीज़ और बता दो, दूसरे वाला स्पेशल केस देखते हैं। उसके लिए इसी से बताओ कि अगर मैं इन ताड़ियों को बिल्कुल पास पास लगा दूं, जस्ट एकदम टच करते हुए लगा दूं, ये जितनी भी ताड़ियाँ लगी हुई है ना सबको एक के बाद एक एकदम टच करते हुए लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। इमेजिन करो ये जितनी भी ताड़ियाँ लगी हैं, एक यहाँ पे, फिर जस्ट इसके बाद में एक और, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, इस तरीके से कंटिन्यूस आप ताड़ियाँ लगाते जा रहे हो, तो वो तो एक डिस्क टाइप ही बन गई है ना। जैसे ये एक ताड़ी है इसके अंदर और ऐसे दूसरी ताड़ी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो आप देखो इसमें आप इनफाइनाइट जब ये रोड्स लगाओगे या ताड़ियाँ लगाओगे तो ये क्या बन जाएगी, पूरी एक डिस्क बन जाएगी। इसी का स्पेशल केस हो गया ये तो अगर एक मेटल की डिस्क है तो उसमें आप ऐसे पतली पतली कितनी रोड्स एज्यूम कर सकते हो, एक के बाद एक इनफाइनाइट मान सकते हो, बहुत सारी होंगे ना, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोड्स से क्या कोई फर्क पड़ता है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पे ये 100 अगर इसमें रोड्स लगाए हुए हूँ और ईएमएफ अगर इतना मिल रहा है तो 100 की बजाय अगर मैं 200 लगा दूंगा रोड्स तो भी ईएमएफ इतना ही मिलेगा। 200 की बजाय अगर मैं 500 लगा दूंगा तब भी ईएमएफ इतना ही मिलेगा। और 500 की बजाय अगर मैं इनफाइनाइट रोड्स भी लगा दूंगा क्योंकि सब पैरेलल में होंगी तब भी ईएमएफ इतना ही मिलेगा। यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा, अगर इस डिस्क को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है और इसकी रेडियस है सपोज करो एल, तो इसके सेंटर और ये जो सरकमफेरेंस है इसके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। आई क्या कुछ बात समझ में। तो जो पहले हमने रोड वाला केस स्टडी किया था ये उसी के स्पेशल केस है। तो मतलब 3 जगह पे फॉर्मूला एक ही लगेगा, चाहे आप रोड को रोटेट करो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, चाहे आप साइकिल वाले टायर को घुमाओ, चाहे आप डिस्क को घुमाओ, हर जगह फॉर्मूला क्या लगेगा, E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 लगेगा। क्लियर है बात एकदम। तो 3 डिफरेंट केस है जिसमें फॉर्मूला एक ही लगेगा।
अगर आप किसी टायर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तब भी फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अगर एक डिस्क को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जा रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, तो उस कंडीशन में भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 रहेगा। या फिर एक रोड है, उसको आप एल लेंथ की रोड है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है तो उस केस में भी जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 रहेगा। हर एक केस में फॉर्मूला सेम है। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं। इसमें कई बार क्या होता है, ओमेगा गिवन नहीं होता, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे, ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन होगी तो वो होगी रोटेशन पर सेकंड में। रोटेशन पर सेकंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और अगर रेडियन पर सेकंड दे रखा हो तो वो क्या चीज होगी, वो होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी को कैसे पहचानोगे, अगर ओमेगा दे रखा होगा तो यूनिट क्या दिखेगी आपको, जैसे 10 रेडियन पर सेकंड ऐसे दिखेगा। और अगर बोले 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसका मतलब रेवोल्यूशन पर सेकंड लिखा हुआ है तो वो क्या चीज है, वो है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है एकदम बात। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखें इसके ऊपर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मेटलिक रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक मेटल की अपने पास में रोड है और उसको हम एक मेटल की रिंग है, सर्कुलर रिंग, उसके ऊपर रोटेट कर रहे हैं। ये वाला एंड हमने फिक्स किया हुआ है और इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस रोड की जो रोटेशन की एक्सिस होगी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मानी जाएगी। ऐसे घूम रही है ना रोड, ये ऐसे जा रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर ऐसे घूम रही है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहेगी, तो इसके पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल आप इनवर्ड मान सकते हो, आउटवर्ड मान सकते हो, जैसे मैंने आउटवर्ड एज्यूम कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोड रोटेट हो रही है। तो आपको ये बताना है कि सेंटर और रिम के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेंटर मतलब यहाँ पे, और ये जो एक तरह से यहाँ पे रिंग है वो इस तरीके से रखी हुई है, तो सेंटर और रिंग के बीच में मतलब O पॉइंट और इस P पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। इस रोड के अक्रॉस जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही सेंटर और रिंग के बीच में होगा, क्योंकि ये जो P पॉइंट है ये देखो किससे कनेक्टेड है, इस रिंग से कनेक्टेड है जिसके ऊपर ये घूम रहा है। तो इस रोड के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही सेंटर और रिम के बीच में रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो कॉमन ही है दोनों कंडीशन में। इसने बोला कि सेंटर और रिम के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताओ। तो आप चाहे O और P पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करो या O पॉइंट और इस रिंग के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, एक ही बात है, क्योंकि P पॉइंट क्योंकि रिंग से टच हो गया ना तो इनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। इसलिए रोड के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा है ना, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। एक चीज याद रखो, कोई भी चीज रोटेट हो रही हो ना, चाहे रोड हो, डिस्क हो, साइकिल वाला टायर हो, तो हमेशा फॉर्मूला ये लगता है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो एफ तो उसको आपको ओमेगा में कन्वर्ट कर लेना है। देखो 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड ये आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है अपना 2 पाई एफ के बराबर। तो ये क्या लिखोगे, इसको बी एल स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ, ओमेगा को क्या लिखना है 2 पाई एफ लिखना है, डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा आंसर, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो बी एल स्क्वायर पाई इंटू एफ। क्या सारी चीजें गिवन है, देखो इस रोड की लेंथ भी गिवन है अपन को 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है यहाँ पे 1 टेस्ला, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, और फ्रीक्वेंसी अपन को 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे ही रखी है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर लो, यही अपना आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50, तो ये आपका आंसर है। कितना आएगा ये 157 आ रहा है क्या सॉल्व करने पे, तो 157 वोल्ट अपना आंसर होगा।
157 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके बाद में क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। ए सर्कुलर कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ 20 पाई रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डिस्क। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछी है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क इज 2 ओम। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जब भी कोई डिस्क मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट होती है, मान लो इसकी रेडियस है एल, तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिस्क है इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है वो है 0.2 टेस्ला। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे जो कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, चाहे इनवर्ड मान लो या आउटवर्ड मान लो, जो कि आपको दे रखा है 0.2 टेस्ला। और क्या दे रखा है यहाँ पे, इसके अलावा आपको ये दे रखा है कि कितने रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा दे रखा है, ओमेगा कितना है 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन है, तो इस फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है। एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, जिसको 0.1 मीटर लिख सकते हो आप, मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। ओमेगा कितना है 20 पाई और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा ये वाला। तो इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर होगा। और दूसरी चीज क्या पूछी है इसने, एक चीज और पूछी है कि इसके अंदर अगर इस डिस्क का रेजिस्टेंस 2 ओम हो तो बताओ इसके अंदर कितना करंट इंड्यूस होगा। तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 2 ओम। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता चली गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सेंटर और रिम के बीच में जो भी होगा ना वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ चुका है। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिवाइड कर देना है रेजिस्टेंस से। तो यहाँ से जो भी आएगा ना इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करके हम क्या करेंगे, उसको आर से यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आया समझ में ये, ठीक है।